नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू कर्मवीर आईसीएस। आज से हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की जो सीरीज़ है उसको शुरू करने जा रहे हैं। पुरानी जो मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी वो बीच में कुछ कारणों की वजह से ब्रेक कर दिया गया था, तो आज से फिर हम उसको रीस्टार्ट कर रहे हैं और हम पूरी मॉडर्न हिस्ट्री को एमसीक्यू वाइज कराएंगे। मैं मधु आप सभी को अश्योर करती हूँ कि पूरी मॉडर्न हिस्ट्री जैसे हमने पॉलिटी को कंप्लीट किया है क्वेश्चन वाइज, वैसे ही पूरी मॉडर्न हिस्ट्री को भी एमसीक्यू सीरीज में चैप्टर वाइज कंप्लीट किया जाएगा। आशा करती हूँ कि आप इस सीरीज को भी उतना ही प्यार और सम्मान देंगे और एग्जाम में इससे बेहतर फायदा उठा पाएंगे। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, मैच लिस्ट 1 with list 2 and select the correct answer from the code given below. First क्लाइव, सेकंड बेंटिक, थर्ड चार्ल्स मेटकाफ, फोर्थ कर्जन। दूसरी तरफ है रिमूवल ऑफ प्रेस रेस्ट्रिक्शन, बी पार्टीशन ऑफ बंगाल, सी डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल, डी इंग्लिश एजुकेशन। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर को चुनें। पहला क्लाइव है, दूसरा बेंटिक है, तीसरा चार्ल्स मेटकाफ है, चौथा कर्जन है। इन्होंने क्या क्या किया था उसके बारे में आपको मिलान करना है। प्रेस प्रतिबंध हटाना, बंगाल का विभाजन, दोहरी सरकार बंगाल में, अंग्रेजी शिक्षा। तो इसका अगर आपको मिलान करना होगा तो कैसे मिलान करेंगे बताइए, मिलान कीजिए। रॉबर्ट क्लाइव का किससे रिलेटेड था? डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल, फर्स्ट का सी, ठीक है। विलियम बेंटिक इंग्लिश एजुकेशन, दूसरे का डी। चार्ल्स मेटकेफ रिमूवल ऑफ प्रेस रेस्ट्रिक्शन, चार्ल्स मेटकेफ रिमूवल ऑफ प्रेस रेस्ट्रिक्शन, तीसरे का ए। और कर्जन पार्टीशन ऑफ बंगाल, बी। तो ए का क्या होगा? फर्स्ट का सी, सेकंड का डी, थर्ड का ए और फोर्थ का बी। सी डी ए बी, ए इज द राइट आंसर। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। एक तरफ आपको नाम दिया गया है और उन्होंने किस किस चीज पे वर्क किया था ये आपको बताना है। फर्स्ट लॉर्ड डलहौजी, सेकंड लॉर्ड विलियम बेंटिक, थर्ड लॉर्ड रिपन, फोर्थ लॉर्ड कर्जन। दूसरी तरफ है प्रोहिबिशन ऑफ सती, दूसरा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, तीसरा डिवीजन ऑफ बंगाल, चौथा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करें और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। एक तरफ है लॉर्ड डलहौजी, दूसरा लॉर्ड विलियम बेंटिक, तीसरा लॉर्ड रिपन, चौथा लॉर्ड कर्जन। दूसरी तरफ है सती का निषेध, बी स्थानीय स्वशासन, सी बंगाल डिवीजन, डी चूक का सिद्धांत। तो दूसरे क्वेश्चन को अगर मिलान करना होगा तो कैसे होगा? देखिए, जो लॉर्ड डलहौजी था उसने क्या स्टार्ट किया था? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो था प्रोहिबिशन ऑफ सती को इन्होंने किया था। लॉर्ड रिपन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और लॉर्ड कर्जन डिवीजन ऑफ बंगाल, ठीक है। तो अगर हम इसका मिलान करते तो लॉर्ड डलहौजी का डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डी से, इसके बाद से लॉर्ड विलियम बेंटिक प्रोहिबिशन ऑफ सती ए से, लॉर्ड रिपन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लॉर्ड कर्जन डिवीजन ऑफ बंगाल। तो फर्स्ट का डी, बी का ए, सी का बी, ठीक है, चौथे का सी, डी ए बी सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, डी ए बी सी, ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स गवर्नर जनरल एंड इवेंट इज प्रॉपरली मैच। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गवर्नर जनरल और इवेंट से, जो इवेंट है उससे सही सम्मिलित है? ए लॉर्ड कॉर्नवालिस रेगुलेटिंग एक्ट, बी लॉर्ड वेलेस्ली परमानेंट सेटलमेंट, सी लॉर्ड एलनबोरो एनेक्सेशन ऑफ सिंध, डी लॉर्ड डलहौजी फर्स्ट अफगान वॉर। तो इसमें कौन सा जो सही सम्मिलित है वो आपको बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी लॉर्ड एलनबोरो एनेक्सेशन ऑफ सिंध। सिंध का एनेक्सेशन किसके टाइम पे हुआ था? लॉर्ड एलनबोरो के बारे में के समय में हुआ था। बाकी तीनों के तीनों गलत है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जोड़ा है जो कि सही सुमेलित नहीं है। आपके ऑप्शंस हैं ए हेक्टर मुनरो बैटल ऑफ बक्सर, बी लॉर्ड हास्टिंग एंग्लो नेपाल वॉर, सी लॉर्ड वेलेस्ली फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर,
डी लॉर्ड कॉर्नवालिस थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। तो चौथे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? चौथे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी लॉर्ड कॉर्नवालिस थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। ठीक है, तो ये हमें गलत बताना, जबकि जो मराठा वार हुआ था वो किसके बीच में हुआ था? मराठा और ब्रिटिशर्स के बीच में। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम पे ये लड़ा गया था। जो थर्ड एंग्लो मराठा वार हुआ था वो लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम पे लड़ा गया था। तो डी इसमें गलत सुमेलित है और आपको गलत ही बताना था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वॉज इस्टेब्लिश्ड इन द पीरियड ऑफ। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किस काल में हुई थी? ए वॉरेन हेस्टिंग, बी लॉर्ड वेलेस्ली, सी लॉर्ड कर्जन, डी लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? ए अलेक्जेंडर कनिंगम, बी जॉन मार्शल, सी मॉर्टिमर व्हीलर, डी जेम्स प्रिंसेप। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अलेक्जेंडर कनिंगम। ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वॉज इस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड वेलेस्ली, सी लॉर्ड विलियम बेंटिक, डी वॉरेन हेस्टिंग। तो सातवें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, हु अमंग द फॉलोइंग एस्टैब्लिश्ड द डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे। पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की? आपके ऑप्शन से ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड मिंटो, सी लॉर्ड हेस्टिंग, डी लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ विच गवर्नर जनरल वॉज द एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट पास्ड। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित किया गया था? आपके ऑप्शन से ए लॉर्ड मिंटो, बी लॉर्ड लिंथगो, सी लॉर्ड कर्जन, डी लॉर्ड कैनिंग। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, एन इम्पॉर्टेंट इवेंट ऑफ लॉर्ड डफरिन्स टेन्योर एज वाइसराय वॉज। वाइसराय के रूप में लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल की एक महत्वपूर्ण घटना थी। आपके ऑप्शन से ए इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रामकृष्ण मिशन, बी इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग इन ढाका, सी इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, डी बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट सेंसस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, हु अमंग द फॉलोइंग गवर्नर जनरल ridiculed कांग्रेस एज रिप्रेजेंटिंग ओनली अ माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी ऑफ पीपल। निम्नलिखित गवर्नर जनरल में से किसने कांग्रेस का केवल सूक्ष्म अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने के रूप में उपहास किया? आपके ऑप्शन से ए लॉर्ड डफरिन, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड मिंटो, डी लॉर्ड लैंसडाउन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए लॉर्ड डफरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, हु कंपेयर्ड कर्जन्स एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया टू दैट ऑफ औरंगजेब। भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब के प्रशासन से किसने की? आपके ऑप्शन से ए पीजी तिलक, बी जी के गोखले, सी दादा भाई नौरोजी, डी एनी बेसेंट। तो 12वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जी के गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, इन माई बिलीफ कांग्रेस इज टू टोटरिंग to its fall and one of my great ambitions
while in India is to assist it to a peaceful demise. Who wrote it? मेरा मानना है कि कांग्रेस लड़खड़ाते हुए अपने पतन की ओर अग्रसर है। भारत में रहते हुए मेरी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षाओं में से एक इसकी शांतिपूर्ण समाप्ति में सहायता करना है। ये किसने लिखा है? आपके ऑप्शन हैं ए लॉर्ड लिटन, बी लॉर्ड डफरिन, सी लॉर्ड कर्जन, डी लॉर्ड मिंटो, ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो 13th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, कंसिडर द फॉलोइंग वाइसरॉयज ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। फर्स्ट लॉर्ड कर्जन, सेकंड लॉर्ड हार्डिंग, थर्ड लॉर्ड चेम्सफोर्ड, फोर्थ लॉर्ड इरविन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर टेन्योर। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में निम्नलिखित वाइसरॉय पर विचार करें। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड इरविन। निम्नलिखित में से कौन सा उनके कार्यकाल का सही कालानुक्रम क्रम है? तो आपको बताना है कि कौन सबसे पहले आया था, कौन उसके बाद आया था। देखिए, जो लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल था वो 1899 से 1905 एडी था। लॉर्ड हास्टिंग का था 1910 से 1916। लॉर्ड चेम्सफोर्ड का था 1916 से 1921। लॉर्ड इरविन का था 1926 से 1931 तक। तो सबसे पहले फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड और फोर्थ ही आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1 2 3 एंड 4। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, द स्ट्रेटजी ऑफ डिवाइड एंड रूल वॉज एडॉप्टेड बाय। फूट डालो और राज करो की रणनीति किसके द्वारा अपनाई गई थी? ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड मिंटो, सी लॉर्ड डलहौजी, डी लॉर्ड वेलेस्ली। तो 15th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ये लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड मिंटो के टाइम पे ये स्ट्रेटजी अपनाई गई, डी डिवाइड एंड रूल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए एंड बी, लॉर्ड कर्जन भी और लॉर्ड मिंटो भी। ए एंड बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, द मुस्लिम्स इफ कंटेंटेड एंड सेटिस्फाइड वुड बिकम द ग्रेटेस्ट बुलवर्क ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। हु रॉट इट। मुसलमान यदि संतुष्ट और संतुष्ट हों तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का सबसे बड़ा गढ़ बन जाए। इसे किसने लिखा था? ए हर्बर्ट व्रिस्ले, बी लॉर्ड लिटन, सी डब्ल्यू हंटर, डी एच.एन. ब्रेल्सफोर्ड, ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी डब्ल्यू हंटर। ठीक है, इन्होंने ये लिखा था। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, which of the following governor general used the system of separate electoral college to conquer Muslims and make them against Congress? निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने मुसलमानों पर विजय प्राप्त करने और उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की प्रणाली का उपयोग किया? ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड डफरिन, सी लॉर्ड हार्डिंग, डी लॉर्ड मिंटो। तो 17th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी लॉर्ड मिंटो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ओनली जूइश वाइसरॉय ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वाइसरॉय था? ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड इरविन, डी लॉर्ड रीडिंग। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी लॉर्ड रीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? ए पिट्स इंडिया एक्ट वॉरेन हेस्टिंग, बी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी, सी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कर्जन, डी इल्बर्ट बिल रिपन। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन सी देखिए, जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था वो कर्जन के समय पे नहीं आया था, जबकि ये लॉर्ड लिटन के समय पे आया था। बाकी तीनों सही है, सी सही मिलान नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? ए सेपरेशन ऑफ थगीज विलियम बेंटिक, बी इल्बर्ट बिल रिपन,
सी रिंग फेंस पॉलिसी वॉरेन हेस्टिंग, डी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कर्जन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके टाइम पे आया था? लॉर्ड लिटन के टाइम पे आया था। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि डी सही मिलान नहीं है, बाकी तीनों के तीनों बिल्कुल सही सुमेलित हैं। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। The transfer of the capital of British India from Calcutta to Delhi was affected during the period of। ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में प्रभावित हुआ था? ए लॉर्ड मिंटो, बी लॉर्ड हार्डिंग, सी लॉर्ड चेम्सफोर्ड, डी लॉर्ड रीडिंग। 21st क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी लॉर्ड हार्डिंग, बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 22, मैच द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। ए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, बी पार्टीशन ऑफ बंगाल, सी ड्यूअल गवर्नमेंट इन बंगाल, डी सोशल रिफॉर्म। दूसरी तरफ आपके वॉइसरॉय तो गवर्नर जनरल है, पहला कर्जन, दूसरा क्लाइव, तीसरा डलहौजी, चौथा बेंटिक। तो आपको इसका मिलान करना है। तो कैसे होगा इसका फॉलो? डॉक्ट्रिन ऑफ क्लिक्स के टाइम पे आया था, डलहौजी ने स्टार्ट किया था। पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ था? लॉर्ड कर्जन के टाइम पे। डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल रॉबर्ट क्लाइव के टाइम पे हुआ था। और सोशल रिफॉर्म लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम पे हुआ था। तो इसका अगर हम मिलान करेंगे तो क्या हो जाएगा? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स तीसरे से डलहौजी, पार्टीशन ऑफ बंगाल कर्जन, डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल क्लाइव दूसरा, सोशल रिफॉर्म बेंटिक। तो 3124 ऑप्शन सी देखिए 3124। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, हु वॉज द फाउंडर ऑफ एम्पायर इन इंडिया। भारत में साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ए सी स्लेमन, बी लॉर्ड मिंटो, सी लॉर्ड क्लाइव, डी लॉर्ड मायो, ई नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। तो हम इसमें क्या करते हैं, जो लॉर्ड क्लाइव था उसी को मानते हैं कि जो ब्रिटिश साम्राज्य का जो संस्थापक था या जिसने वाइडली उसको फैलाया था या जिसके बाद ब्रिटिश साम्राज्य और ज़्यादा फैला था, वो लॉर्ड क्लाइव को ही माना जाता है। तो साम्राज्य का संस्थापक किसे कहेंगे इसमें? ऑप्शन सी लॉर्ड क्लाइव को। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। एक तरफ है लिस्ट आपका गवर्नर जनरल ऑफ प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम इन बंगाल अंडर रेगुलेटिंग एक्ट 1773, बी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अंडर चार्टर एक्ट 1833, सी गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय ऑफ इंडिया अंडर इंडियन काउंसिल एक्ट 1858, डी गवर्नर जनरल एंड क्राउन रिप्रेजेंटेटिव अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। दूसरी तरफ लिस्ट में क्या है? पहला आर्किबल्ड पार्सिवल वेवेल विस्काउंट एंड अर्ल वेवेल, दूसरा जेम्स एंड्रू ब्राउन रामसे अर्ल एंड मार्क्यूस ऑफ डलहौजी, तीसरा चार्ल्स कॉर्नवालिस सेकंड अर्ल एंड द फर्स्ट मार्क्यूस ऑफ कॉर्नवालिस, चौथा गिलबर्ट जॉन इलॉयट मुरे कैनमोइड अर्ल ऑफ मिंटो, पांचवा लुइस माउंटबेटन अर्ल माउंटबेटन ऑफ बर्मा। तो आपको लिस्ट एक को लिस्ट दूसरे से मिलान करना है। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाए? ये पहले का आंसर क्या हो जाएगा? पहले का क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? चलिए अब हम लोग इसका मिलान करते हैं। द गवर्नर जनरल ऑफ प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम इन बंगाल अंडर रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ये किसके टाइम पे हुआ था ये आपको बताना है। तो ये हुआ था चार्ल्स कॉर्नवालिस सेकंड अर्ल एंड द फर्स्ट मार्क्यूस ऑफ कॉर्नवालिस। ठीक है, पहले का क्या होगा? थर्ड, फर्स्ट का थर्ड। ठीक है, अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अंडर चार्टर एक्ट 1833, ये किससे है? जेम्स एंड्रू ब्राउन रामसे अर्ल एंड मार्क्यूस ऑफ डलहौजी। पी का क्या हो जाएगा? दूसरा, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अंडर चार्टर एक्ट 1833, ये किसके टाइम पे हुआ था? जेम्स एंड्रयू ब्राउन रामसे अर्ल्स एंड मार्क्यूस ऑफ डलहौजी। गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय ऑफ इंडिया अंडर इंडियन काउंसिल एक्ट 1858, ये किसके टाइम पे हुआ था? ये हुआ था गिलबर्ट जॉन्स इलॉट मुरे किनमोड अर्ल्स ऑफ मिंटो। ठीक है, गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय ऑफ इंडिया अंडर इंडियन काउंसिल एक्ट 1858, ये किसके टाइम पे हुआ था? ये हुआ था मिंटो के टाइम पे, गिलबर्ट जॉन्स इलॉट मुरे किनमोड अर्ल ऑफ मिंटो।
और जो गवर्नर जनरल एंड क्राउन रिप्रेजेंटेटिव अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, ये किसके टाइम पे हुआ था? आर्चिड पर्सिस वेवेल विस्काउंट एंड अर्ल्स वेवेल पहला। तो फर्स्ट का ए का 3, बी का 2, सी का 4 और डी का 1। 3, 2, 4, 1 किस में है? ऑप्शन ए में है। तो ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Question number 25. With reference to the period of colonial rule in India, home charges formed an important part of the drain of wealth from India. Which of the following funds constitute home charge? First, funds used to support the Indian office in London. Second, fund used to pay salaries and pension of British pensioners engaged in India. Third, funds used for waging war outside India by the British. Select the correct answer using the code given below. 25th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में औपनिवेशिक शासन की अवधि के संदर्भ में गृह शुल्क भारत से धन की निकासी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। निम्नलिखित में से कौन सा फंड होम चार्ज का गठन करता है? पहला, लंदन में भारतीय कार्यालय का समर्थन करने के लिए उपयोग की जाने वाली धनराशि। दूसरा, भारत में कार्यरत ब्रिटिश कर्मियों के वेतन और पेंशन का भुगतान करने के लिए उपयोग की जाने वाली धनराशि। तीसरा, अंग्रेजों द्वारा भारत के बाहर युद्ध छेड़ने के लिए धन का उपयोग किया जाता था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा जो फंड था वो होम चार्ज के अंतर्गत आता था, ये आपको बताना है। दूसरा स्टेटमेंट क्या करेगा? फंड यूज टू पे सैलरीज एंड पेंशन ऑफ ब्रिटिश पर्सनल इंगेज्ड इन इंडिया, ये भी सही स्टेटमेंट है। और तीसरा कह रहा है कि फंड्स यूज टू वेजिंग वॉर्स आउटसाइड इंडिया बाय द ब्रिटिश, ये भी बिल्कुल सही है। तो दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट इसमें सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा स्टेटमेंट इसमें नहीं होगा, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट इसमें नहीं होगा, दूसरा स्टेटमेंट तो सही है। और पहला क्या, अगर फंड यूज टू सपोर्ट द इंडियन ऑफिस इन लंदन, अच्छा हाँ इसके लिए भी यूज होता था। तो पहला और दूसरा सही है, तीसरा इसमें गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1st and 2, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो आज हमने सेट ऑफ 25 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। अगर आप सभी को ये सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल कर्मवीर ICS को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।